सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस जो यूपी पीएससी एई के लिए हम लोगों ने जो ये स्टार्ट किया था, उसका नेक्स्ट एपिसोड हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, इसमें अभी तक हम लोगों ने मैक्सिमम पार्ट कर चुके हैं। अभी ये क्या है, एक दो क्लास में सारी चीज़ों को मैं हैंड ओवर कर दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट इसको नहीं देखें, इसको जाइए और देखिए, ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, आरआरबी जेई नेविगेटर के बारे में देख लेते हैं। ये एक ई बुक है आरआरबी जेई नेविगेटर का, ठीक है, टू जिसमें सीबीटी टू के 4 के प्लस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। इसका जो क्वेश्चन है, इजी, मॉडरेट और एंड टफ, तीनों लेवल पे ये सारे क्वेश्चन को क्या किया गया है, प्रोवाइड किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट इसको अवाइल नहीं किए हैं, इसको जाइए अवाइल कीजिए। आप देखेंगे कि इसमें आपको मैक्सिमम जो है बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। प्रीवियस ईयर की मैं बात करूं तो इसमें 14 सॉल्व्ड क्वेश्चंस पेपर होंगे, जो 2019, 2015, 2014 के लिए ये जितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, जिसका प्राइस रखा गया ओनली 333 रुपीज़। 333 रुपीज़ इसका प्राइस रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम इफेक्टिव प्राइस ये इसके लिए रखा गया है, तो इसको आप लोग को ध्यान देना है। नाउ इसके लिए मैकेनिकल का हैंड बुक, ई बुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंक्लूड्स, देखो ये मैकेनिकल का जो हैंड बुक है, सबसे पहले इसका प्राइस देखिए 222 रुपीज़, ठीक है। अब ये क्या है, ये जितने भी आपने 4 साल में सारी चीज़ें पढ़ी होगी ना, वो चारों साल की चीज़ों में जो सारे सब्जेक्ट हैं, उनके जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो भी एग्ज़ाम हो जाए, जैसे एई जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया, ठीक है, पीएसयूस हो गया, गेट हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, तो इन सारे एग्ज़ाम में जो भी सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया, मोर ओवर जो होता है 80 to 90% सिलेबस सबका सेम रहता है। बस पैटर्न कहाँ चेंज होता है, कुछ थ्योरी फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं कुछ एग्जाम में, कुछ एग्जाम में न्यूमेरिकल फॉर्म में आते हैं, कुछ एग्जाम में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। तो मोर एंड ओवर जो सिलेबस है वो क्या होता है, सेम ही होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखेंगे। देखिए, तो इसमें जो हम क्या देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट। अलग अलग तरह से क्या है, कॉन्सेप्ट इसमें क्वेश्चंस में है, थ्योरी है, फॉर्मूला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। आपका 95% काम ऑलरेडी हो गया। क्यों 95% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दिलाएंगे, टेस्ट सीरीज दिलाएंगे, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो क्या है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन, जो डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपको डायरेक्टली आएंगे या इनडायरेक्टली तरीके से कॉन्सेप्ट को पूछा जाएगा उसमें। तो वो कॉन्सेप्ट जो आपको इसमें लगता है कि नहीं दिया हो, तो कुछ तो 5% होगा, तो उसको आप क्या कर सकते हो, इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना था। और मेन थिंग, यूपी पी एस सी ए के लिए प्री एंड मेंस ओनली 1111 रुपीज़ में इसको रखा गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें हम आपको क्या करने वाले हैं, प्री और मेंस प्री और मेंस दोनों के सिलेबस को, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको कोर्स को प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही सारे कोर्स को हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चंस को आप इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं किसी भी टाइप की चीज़ों को। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको देना था, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स। नाउ देखिए, इसमें मैक्सिमम पार्ट ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है, एग्ज़ाम इसका बहुत पास है, तो आप इसको जितना जल्दी हो सके अवॉइड कीजिए और इफ़ेक्टिव लेक्चर्स देखिए, आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। यहाँ से हमको क्वेश्चंस देखने को मिलता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, वो हम इसमें देखते हैं। कुछ चीज़ें बेहद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे और आप देखेंगे कि आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर पाएंगे इसके लिए, ठीक है।
देखिए इसमें जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको जानने से पहले हमको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व को जानना पड़ेगा। ओके, सो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेस, उसके बाद हम क्या देखते हैं स्ट्रेन, स्ट्रेस के बाद हम क्या देखते हैं स्ट्रेन। ठीक है, अब देखिए इसमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व मतलब अगर कोई मटेरियल है उस पर हम लोग फोर्स लगाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिफॉर्म होते जाएगा। सपोज ये मेटल है, इसमें टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फोर्स लगाए इधर इधर फोर्स, तो क्या हो जाएगा, ये डिफॉर्म होते जाएगा, मतलब शेप एंड साइज इसका चेंज होते जाएगा। बस उसी चीज़ को इसमें देखेंगे तो ये कर्व आप लोगों ने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो ये कर्व होता है, ये इसमें कुछ कुछ लिमिट्स होता है। देखिए इसको अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं यहाँ पे, तो ये जो है ई फॉर इलास्टिक लिमिट, यहाँ पर एक लिमिट होता है। देखो सबसे पहले सपोज ये ए है, ए फॉर इलास्टिक, ए फॉर क्या होता है यहाँ पर प्रोपोर्शनल लिमिट होगा। ठीक है, 0 to a इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब यहाँ पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। समझ में आ गया, इसको आपको ध्यान रखना है। तो क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, लिमिट ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है उठ के। इसके बाद क्या होता है आपका इलास्टिक लिमिट, इसके बाद होता है प्लास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट कहने का मतलब क्या होता है कि अगर फोर्स हम लोग लगाए और छोड़ दे तो और तो मेटल जो होता है अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज गेन कर लेता है। बट अगर ये मेटल पे फोर्स लगाए और उसमें डिफॉर्म हो जाए, उसके बाद मटेरियल जो होता है अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज गेन नहीं कर पाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। देन आफ्टर इसमें आता है यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस। ठीक है, यंग मॉडुलस को सिद्धांत को समझने से पहले यहाँ पे अपर यील्ड पॉइंट, ये होता है यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, और क्या होता है उसके बाद यहाँ का जो पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन स्ट्रेन हार्डनिंग। यहाँ पर जो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस। उसके बाद यहाँ पर जो होता है क्या होता है ब्रेकिंग हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं नेकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस पूरे को यहाँ से ऐसे मैं इसको एक एरिया बनाऊं, समझ में आ गया। ये जो चीज़ें मैं बताया हूँ ये डक्टाइल मटेरियल के लिए है। डक्टाइल मटेरियल कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे माइल्ड स्टील हो गया, माइल्ड स्टील हो गया उसके लिए है। और माइल्ड स्टील मतलब डक्टाइल मटेरियल किसको बोलते हैं जिसमें 2% से कम डिफॉर्मेशन होता है, लेस देन 2% से कम डिफॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये जो टोटल एरिया है इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं टफनेस बोलते हैं,
ये जो एरिया है इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टफनेस। ठीक है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टफनेस। और ये जो जिसके लिए बनाया गया है उसमें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटल मटेरियल नहीं है, डक्टाइल मटेरियल है, इसको ध्यान रखेंगे बाबू। ये जो है, ये जो एरिया है ये बना ये, ठीक है। उसके बाद ये जो मैं अभी एरिया बनाऊंगा इसको ध्यान से सुनिएगा। ये वाला जो एरिया है ये किसका एरिया है, ये जो एरिया है वो आपके डक्टाइल मटेरियल का है। अगर सर ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ कैसे बनता है, तो ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ कैसे बनता है, तो ब्रिटल मटेरियल के ग्राफ के लिए हमको करना क्या रहता है यहाँ पे कि ये ऐसा, समझ में आ गया। इसमें कोई प्लास्टिक लिमिट नहीं रहता है, इसमें कोई क्या रहता है, प्लास्टिक लिमिट नहीं रहता है, इसको ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया, सॉरी इलास्टिक लिमिट नहीं रहता है, डायरेक्ट क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट देन फ्रैक्चर। तो देखिए इसका एरिया बहुत कम होता है, तो इसीलिए हमेशा याद रखना डक्टाइल मटेरियल का टफनेस जो होता है, किसका, डक्टाइल मटेरियल का टफनेस, टफनेस किसका, डक्टाइल मटेरियल का, ये हमेशा ज़्यादा होता है किससे, टफनेस और ब्रिटल मटेरियल के। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ब्रिटल मटेरियल के, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी टर्म में मैं बहुत सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो टर्म आता है वो ये है कि स्ट्रेंथ क्या होता है। व्हाट इज स्ट्रेंथ। अगर मैं स्ट्रेंथ को डिफाइन करूं तो स्ट्रेंथ को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि स्ट्रेंथ को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू सस्टेन लोड, इसको ध्यान रखेंगे बाबू, एबिलिटी टू सस्टेन लोड, एबिलिटी टू सस्टेन लोड विदाउट डिस्टॉर्शन, विदाउट डिस्टॉर्शन और फेल्यूर, विदाउट डिस्टॉर्शन और फेल्यूर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। ठीक है, एक चीज़ याद रखेंगे इसमें स्ट्रेंथ में, ये क्वेश्चन ये लाइन लिखा से लिखा आएगा, द एबिलिटी टू सस्टेन लोड विदाउट डिस्टॉर्शन और फेल्यूर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। सेकंड चीज़ देखिए, द मटेरियल मस्ट हैव, अब ये कब होता है, व्हेन मटेरियल सब्जेक्टेड टू, कब होगा, व्हेन मटेरियल सब्जेक्टेड टू, व्हेन मटेरियल सब्जेक्टेड टू टेंशन कंप्रेशन शियर बेंडिंग, कब होगा, जब टेंशन कंप्रेशन, टेंशन कंप्रेशन शियर एंड बेंडिंग, और कहा जाएगा टॉर्सन, टेंसर कंप्रेसर बेंडिंग टॉर्सन, लोडिंग ड्यूरिंग द इंटेंडेड यूज द मटेरियल इन, ये इसमें हमको बस यही चीज़ ध्यान रखना है, स्ट्रेंथ में ज़्यादा हमको इसमें नहीं करना, ठीक है। एबिलिटी टू सस्टेन लोड विदाउट फेल्यूर या डिस्टॉर्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। ठीक है, स्टीफनेस क्या होता है, ये पूरा क्वेश्चन आया हो, स्टीफनेस क्या बोलेंगे बाबू, स्टीफनेस, स्टीफनेस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल क्या होता है, इट्स रजिस्ट इट्स डिफॉर्मेशन, एक मिनट, इसको स्टीफनेस को हम लोग देते हैं, ये रजिस्ट डिफॉर्मेशन, इट्स रजिस्ट डिफॉर्मेशन,
इट रजिस्ट डिफॉर्मेशन, इसको हम लोग स्टीफनेस को इट्स रजिस्ट डिफॉर्मेशन, सो इसको हम लोग रिजिडिटी भी बोलते हैं। स्टीफनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिडिटी। रिजिडिटी, द डिग्री ऑफ स्टीफनेस ऑफ मटेरियल, the degree of stiffness, the degree of stiffness of material is specified by the modulus of elasticity। इसको आपको ध्यान रखना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, विच इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखो प्रोपोर्शनल लिमिट में क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये ही है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसीलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जब आएगा तो स्ट्रेस अपॉन क्या होता है? स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन क्या होता है? स्ट्रेन। तो इसको आपको ध्यान रखना। द डिग्री ऑफ स्टीफनेस ऑफ मटेरियल इज स्पेसिफाइड बाय द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिफनेस या रिजिडिटी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, इसी में अगर नेक्स्ट चीज को बोलूं, ए मटेरियल विच डिफॉर्म, ए मटेरियल which deform a material which deform less under a given load, less under a given load, under a given load, a material which deform less under a given load is less stiffness, less stiffness than a material which deform more, than a material, than a material which deform more, than a material which deform more। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज डक्टिलिटी। अब ये डक्टिलिटी क्या है, इसको अभी हम लोगों ने देखा है। व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी क्या है? ये प्रॉपर्टी मटेरियल होता है विच कैन भी, देखो ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऐसे लिखा हुआ आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। ठीक है।
material which can be drawn प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ये क्या होता है? डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये क्या होता है? डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल। इसी को बोलते हैं हम लोग डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल वायर्स। इसको आपको ध्यान रखना है। मतलब ड्रॉन इनटू वायर, और इसमें एक टर्म आएगा विदाउट फेल्यूर या फिर और विदाउट फेल्यूर और विदाउट लूजिंग मच स्ट्रेंथ। इसको ध्यान रखेंगे, विदाउट लूजिंग मच स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नाउ लार्ज डिफॉर्मेशन आर पॉसिबल। इसमें अगर मैं बोलूँ तो लार्ज डिफॉर्मेशन आर पॉसिबल इन डक्टाइल मटेरियल बिफोर द फेल्यूर। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट थिंग जो याद हमको करने वाली चीज़ है वो है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस, अब ये ब्रिटलनेस क्या चीज़ है? ब्रिटलनेस क्या चीज़ है? इट इज़ ए, व्हाट इज ब्रिटलनेस? इट इज़ ए बैक ऑफ डक्टिलिटी। मतलब जस्ट मटेरियल कैन नॉट बी स्ट्रेच। इसमें क्या होता है? मटेरियल जो होता है, इसको एक इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे। मटेरियल ब्रिटल है तो मटेरियल कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड। मटेरियल कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड। इन ब्रिटल मटेरियल फ्रैक्चर टेक्स प्लेस इमीडिएटली आफ्टर इलास्टिक लिमिट। इसको ध्यान रखने, फ्रैक्चर जो होगा, इसको मैं पहले बताया था, फ्रैक्चर टेक्स प्लेस इमीडिएटली फ्रैक्चर टेक्स प्लेस इमीडिएटली आफ्टर इलास्टिक लिमिट। आफ्टर इलास्टिक लिमिट, इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इसमें जाए मेलाबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मेलाबिलिटी, ये एग्जाम में आता है। मेलाबिलिटी या फिर मेलियाबिलिटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये मेलियाबिलिटी क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? पीस ऑफ मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट। इसमें क्या बोलता है? पीस ऑफ मेटल converted into piece of metal converted into thin sheet, piece of metal converted into thin sheet by comparison it's a malleable material possesses high degree of plasticity। दूसरा चीज क्या होता है? malleable material है high degree of high degree हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी। इसको आपको ध्यान रखना है। दो चीज़ें इसमें ध्यान रखना है। मेलेबिलिटी मतलब पीस ऑफ मेटल कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट, उसके बाद हाई डिग्री ऑफ क्या होता है? इसमें प्लास्टिसिटी होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये दो चार चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान में होना चाहिए, जो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक है, ये हो गया हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी। ठीक है, नाउ दी हार्डनेस क्या होता है? अगर हमको पूछा जाए कि हार्डनेस, व्हाट इज हार्डनेस, तो हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस क्या होता है? सबसे पहले इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट रजिस्ट द परमानेंट। अब हार्डनेस को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं हार्डनेस में लिखूं तो इसको आप लिख सकते हैं, इट इज
It is the property of metal. It is the property of a metal due to which it resists permanent indentation, परमानेंट इंडेंटेशन और स्क्रैच, इसको ध्यान रखेंगे, परमानेंट इंडेंटेशन और स्क्रैच ये है। सेकंड थिंग इसमें देखेंगे, इट इज द सरफेस प्रॉपर्टी, इट इज द सरफेस प्रॉपर्टी it is the surface property and can be increased property and surface and can be increased in metal and can be increased in metal by certain heat treatment, and work hardening process and वर्क हार्डनिंग प्रोसेस। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, वर्क हार्डनिंग प्रोसेस। उसके बाद हार्ड मेटल कैन रिमूव मटेरियल फ्रॉम ए सॉफ्ट मेटल ऑन रबिंग, ये सब अपने को ध्यान नहीं रखना है। ये हार्डनिंग जो होता है इसको 3 टाइप से टेस्ट किया जाता है। हार्डनेस मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच रजिस्ट द परमानेंट इंडेंटेशन और स्क्रैच, ये चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद हम देखिए आप यहाँ पे, यहाँ पे क्या है ना, 3 तरह से हार्डनेस को आप टेस्ट कर सकते हैं। हार्डनेस को 3 तरह से आप टेस्ट कर सकते हो। पहला अगर मैं बोलूं तो ब्रिनल हार्डनेस होता है, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। सेकंड जो होगा उसमें हम लोग बोलते हैं वीकर्स हार्डनेस टेस्ट, वीकर्स हार्डनेस, VICKER, वीकर्स हार्डनेस टेस्ट। और थर्ड जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं रॉकवेल हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस। ठीक है, ब्रिनलनेस हार्डनेस, वीकरनेस हार्डनेस और रॉकवेल हार्डनेस। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है। सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट वन, ये हार्डनेस टेस्टिंग है, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसमें आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डनेस टेस्टिंग, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए इसमें क्या पूछ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट फर्दर, RRBJ 7900 पोस्ट आया था CBT 2 के लिए। जो लोगों ने कोर्स को अवाइल नहीं किया है उसको जाइए अवाइल कीजिए। यहाँ पर 499 रुपीज़ में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। CBT 1 और CBT 2 के लिए ये जो चीज़ें हैं वो 777 में अवेलेबल है। ठीक है, ये जो RRB JEE ने 2025 में वैकेंसी निकालना है उसके लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद RRB JEE का ई बुक, यहाँ पर CBT 2 फुली सॉल्व्ड 4000 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर इसमें 2019 से 2015 एंड 2014 ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इसको नहीं किया इसको कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसका जो प्राइस रखा गया 333 रुपीज़ रखा गया इंक्लूडिंग GST, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको सबको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए ब्रिनलनेस हार्डनेस क्या होता है।
इसको BHN भी बोलते हैं, ब्रिलनेस हार्डनेस टेस्ट को, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है अप्लाइड लोड P डिवाइडेड बाय, ये होता है आपको एरिया ऑफ इंडेंटेशन मेड बाय इंडेंटर और सरफेस ऑफ स्पेसिमेन इसमें क्या करते हैं, इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग दिस टेस्ट ए हार्डनेस स्टील बॉल को, ए हार्डनेस या हार्डेंड स्टील बॉल को क्या करते हैं, ड्यूरिंग टेस्ट ए हार्डेंड स्टील बॉल को क्या करते हैं, स्टील बॉल ऑफ डायमीटर D is pressed for about 10 to 15 seconds. D is pressed to about 10 to 15 seconds into the surface of specimen. इसको बस ध्यान रखेंगे, सरफेस ऑफ स्पेसिमेन। देखो हार्डनेड स्टील बॉल किसके लिए किया गया है, ब्रिलनेस हार्डनेस के लिए, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ये जो इंडेंटेशन है ना डायमीटर, ये जो 10 से 15 सेकंड के लिए जो हम क्या करते हैं, स्पेसिमेन को प्रेस्ड करके रखे रहते हैं, तो उसको जो मेजरमेंट होगा तो उसको लिखते हैं हम लोग डायमीटर ऑफ इंडेंटेशन is measured by माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना। तो डायमीटर ऑफ द इंडेंटेशन इज मेजर्ड बाय माइक्रोस्कोप। तो ये सारे क्वेश्चन जो होता है ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली वीकरनेस हार्डनेस टेस्ट में क्या होता है, मैं इसको आपको बता देता हूँ। अभी हम लोग पढ़ा ब्रिलनेस और सिमिलरली वीकर्स हार्डनेस टेस्ट। अब ये वीकर्स हार्डनेस टेस्ट में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, डायमंड स्क्वायर का यूज़ करते हैं इंडेंट करने के लिए। डायमंड स्क्वायर ये आता है, डायमंड स्क्वायर का यूज़ किसका है, हार्डनेस कौन से हार्डनेस टेस्ट में करते हैं, तो वीकरनेस। इसमें जो एंगल होता है समझ में आ गया, जैसे डायमंड शेप बनाए हो आप, डायमंड शेप बनाया है तो उसके जो बीच के एंगल होगा तो वो होता है आपका 136। इसको याद रखना, बिटवीन द अपोजिट फेसेस, ये क्वेश्चन आया हुआ है बिटवीन द अपोजिट फेसेस में, ठीक है। और वीकरनेस हार्डनेस नंबर का फॉर्मूला ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। लोड डिवाइडेड बाय कितना लोड लगाएंगे, एरिया ऑफ इंडेंटेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सिर्फ यही याद रखना है डायमंड का यूज़ होता है, दोनों अपोजिट फेसेस का 136 है, ठीक है। इसको भी 10 to 15 सेकंड तक रखते हैं दबा के, और माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। सिमिलरली क्या होता है इसमें, एक होता है हम लोग जो ब्रिलनेस हार्डनेस किए, उसके बाद वीकरनेस हार्डनेस किए, उसके बाद जो रॉकवेल हार्डनेस होता है, ये क्या रहता है,
रॉकवेल, तो उसको देख लीजिए। रॉकवेल हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। अब ये क्या होता है, दिस इज ए वाइडली यूज्ड दिस इज ए वाइडली यूज्ड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग हार्डनेस। इसमें क्या रहता है, दिस इज द वाइडली यूज मेथड फॉर हार्डनेस टेस्ट। अब इसमें क्या रहता है, माइक्रोस्कोप का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, माइक्रो जो स्कोप है उसका रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें क्या रहता है, देयर आर 9 स्केल, इसमें रहेगा देयर आर 9 स्केल, देयर आर 9 स्केल ऑन मशीन डायल, बट बी स्केल एंड सी स्केल आर मेनली यूज्ड। अब ये भी आया हुआ है, बी स्केल और सी स्केल किस में यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए किस में यूज होता है, रॉकवेल हार्डनेस में यूज होता है, ठीक है। और जो बी स्केल होता है ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज होता है, और जो सी स्केल होता है, ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये हार्ड मटेरियल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना था, ये सारी चीज़ों को आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग तरीके से चीज़ों को देखेंगे, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।